हाँ जनाब, तो आज हम एक ऐसे चैप्टर को पकड़ने वाले हैं जो कि इस साल आपके पूरे 5 नंबर का है। और यदि आपने इस चैप्टर को पकड़ के अपने दिमाग के किसी कोने में बिठा लिया ना, तो इस साल आपके 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का IBSC इंडूस क्लासेस में। और उस चैप्टर का नाम है मानव भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, अब खास बात क्या है पता है कि यह चैप्टर लगभग 1.5 से 2 घंटे का है, लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, मैं इसको 30 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कराऊंगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको चैप्टर आधा कराऊंगा या मतलब जो है आधे टॉपिक नहीं कराऊंगा, बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से कराऊंगा। और इसको करने में लगभग 2 दिन मुझे तैयार करने में लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। इसके नोट्स अच्छे से बनाए हैं, इसके जो है ना प्रीवियस ईयर का पेपर देखे हैं, और स्पेशली इस साल का जो मॉडल पेपर है ना, इस साल का जो नया सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार जो है ना मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और 30 मिनट के अंदर जो है ना इस टॉपिक को समझ लेता है। क्योंकि मैंने आपको वादा कर रखा है कि आपका जो टाइम टेबल बनाया है ना, मैंने आपको 2 दिन पहले जो टाइम टेबल दिया है, उस टाइम टेबल के अनुसार आपका 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। और यदि आपने कर लिया तो आपको रिवीजन करवाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर, वो इस साल आपको किस तरीके से पूछा जाएगा। इस साल इस चैप्टर में से जो है ना आपको 2020-21 में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका पैटर्न होगा 1+1+1। ठीक है, और पहला क्वेश्चन जो है और दूसरा क्वेश्चन जो है दोनों 1-1 नंबर के होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे अवश्य वाले। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो भी 1 नंबर का होगा, लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना, उसमें आपको खाली जगह या 1 वर्ड आंसर पूछा जाएगा। और जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर का होगा। तो टोटल 5 नंबर हो जाएंगे और क्वेश्चन आएंगे 4। तो इस तरीके से जो है ना आपको यह चैप्टर पूछा जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, इस पूरे चैप्टर के नोट्स अच्छे से हैंड नोट्स जो है मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और इसका जो है ना PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जो है ना हमारे ये नोट्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा संतुलित व असंतुलित भोजन क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इस पूरे चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि संतुलित भोजन क्या है, असंतुलित भोजन क्या है, संतुलित भोजन खाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या मिलता है, कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, असंतुलित भोजन खाने से हमें क्या क्या मतलब हानि होती है हमारे शरीर को। साथ ही साथ जो है ना नशे कितने प्रकार के होते हैं, नशों से क्या हानि है, वो सभी जो है हम पढ़ने वाले। ठीक है, फटाफट क्या होता है। देखिए, संतुलित व असंतुलित भोजन की बात करें ना, तो संतुलित भोजन की आपको परिभाषा पूछ ले तो आपके बोलोगे ऐसा भोजन जिसमें शरीर के विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे शरीर के विकास के लिए उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व का तात्पर्य यहाँ पर सभी प्रकार के पोषक तत्व हो गए, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जितने भी है ना, वो सभी इस पोषक तत्व में आ गए। इसलिए हम सबको याद नहीं रखेंगे, सीधा लिख लेते हैं उसे संतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन किसे कहते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर के विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व उपस्थित नहीं हो, बस उपस्थित हो के बीच में आपको नहीं लगाना है, यह आपका असंतुलित भोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको एक परिभाषा 1 नंबर की या 2 नंबर की पूछ ली तो आप इसको लिख सकते हो। साथ ही साथ यदि आपको पूछ लिया कि कुपोषण क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जब हमारे शरीर में लंबे समय तक 1 या 1 से अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। समझ गए ना। कोई पोषक तत्व, जैसे कि मान लो आपको जो है ना प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है, अब प्रोटीन 1 दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 1 महीने नहीं मिला, लेकिन लगातार 1 साल से यदि आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है ना, तो आप जो है ना बिल्कुल दुबले पतले हो जाओगे। आपको कहा जाएगा कि आप जो है वो कुपोषण का शिकार हो गए हो। ठीक है, तो कुपोषण का मतलब भी आप समझ गए होंगे, इसको देखकर परिभाषा याद कर लीजिए। अब हम बात करते, देखिए आपको जो है ना ये 2 सारणी याद करनी है, पहली सारणी यह और दूसरी यह। ये 2 सारणी टोटल आपके हो लगभग 2 या 3 नंबर की, पक्का मैं आपको लिख कर देता हूं। ये दोनों सारणी आपके 2 या 3 नंबर की है। इनमें से जो है ना सवाल पूछे ही जाएंगे। जैसे कि इस साल जो है ना आपको सवाल पूछा गया था कि आपका जो विटामिन सी है उसका नाम क्या है। क्या पूछा गया था? विटामिन सी का नाम जो है वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे एस्कॉर्बिक अम्ल। इस तरीके से जो है ना आपको सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो है ना आपको पूरी सारणी याद करनी है। देखिए पहला क्या है, इसमें जो है ना पहली सारणी में क्या दे रखा है कि जो विटामिन होते हैं ना, वो विटामिन, उन विटामिनों की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग होते हैं। ठीक है, ये इस सारणी में दे रखा है। और साथ ही साथ इन विटामिनों के नाम भी दे रखे हैं, तो हमें जो है पूरी सारणी याद करनी है। देखिए विटामिन जो है ना बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, जो है ना 4 तरीके के होते हैं। विटामिन A, B और C और D, 4 तरीके के बहुत से विटामिन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 पढ़ेंगे। और B के हम जो है ना कितने भाग पढ़ेंगे, 1, 2 और 3 भाग पढ़ेंगे। ठीक है, 1, 2 और 3 भाग। देखिए विटामिन A की कमी से आपका रंतोगी रोग होगा। कौन सा रोग? रंतोगी।
रोगीय रोग, ठीक है ना, हेमंतोदीय रोग होगा। और इसके लक्षण क्या है कि हमें रात जब भी अंधेरा हो जाएगा ना, चाहे आप अंधेरे कमरे में जाओ या रात को आप देखो, रात में आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा या फिर कम दिखाई देगा। तो ये इसके जो है ना वो लक्षण है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से हेमंतोदीय रोग होगा। विटामिन बी, देखिए B1, 2, 3 को भूल जाइए। विटामिन बी से क्या निकलता है, बी मतलब बेबी, ठीक है। बी और बे जो है ना एक जैसे वर्ड मिलता है, तो आप बोलो कि विटामिन बी से बेबी रोग होता है। और बेबी रोग जो है ना वो हृदय की इससे जो है ना हृदय की धड़कन कम होती है और पेशियां एवं तंत्रिका जो है वो कमजोर होती है, ठीक है। अब हम 1, 2, 3 की बात करते हैं। देखिए बी है ना, सबसे पहला बेबी है ना, बी है ना बेबी, ठीक है। बी से मतलब बेबी, तो ये जो है ना आपका ए के बाद बी आता है, तो बी जो है ना ये आपका 1 ही होगा। बस 1 को तो जो है ना आपको लिख लेना है कि बेबी के साथ जो है 1 ही लगता है। विटामिन बी से बेबी और ये कौन सा 1 वाला, ठीक है। ये तो जो है ना आपको याद कर लेने का ही है। इसके बाद आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B1 का नाम क्या है। विटामिन B1 का नाम क्या, तो आप बोलोगे विटामिन B1 का नाम जो है वो थायमिन है। ये आपका पहला क्वेश्चन। ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, आप बोलोगे बेबी। तीसरा सवाल इस एक से पूछ सकता है कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग के लक्षण क्या था, आप बोलोगे कि हृदय की धड़कन कम होना, पेशी एवं तंत्रिका आवेग कमजोर होना। तो ये पूरी सारणी आपको याद करनी है, 2 या 3 नंबर की, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी, देखिए विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जो इसका नाम है ना, इसके नाम के पीछे जो है ना ओसिस लगा लो। क्या लगा लो, ओसिस लगा लो। इसके नाम के पीछे ओसिस तो क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिस हो गया ना। तो बस इस B2 के जो नाम है ना विटामिन B2 का, इसके पीछे आप ओसिस लगा लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिस। इस तरीके से जो है ना आपका काम बन जाएगा। अच्छा, इसकी जो है ना लक्षण ये है कि स्मृति में कमी आ जाएगी और मुख के किनारे और जो होठ है ना वो फटने लग जाएंगे, ठीक है। ये इसकी कमी के लक्षण है। विटामिन B3 की बात करते हैं तो विटामिन B3 को हम बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं, नियासिन। अच्छा, नियासिन जो है ना इसका कमी से रोग होने वाला जो है ना रोग कौन सा है, पेलेग्रा। क्या नाम है उसका, पेलेग्रा। और इसके लक्षणता क्या है कि जीभ तथा त्वचा पर एक तो पिपड़ियाँ बन जाती है, मतलब एक तरह से निशान हो जाते हैं, पिपड़ियाँ बन जाती है। तो उसे जो है ना ये विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसे हम कहते हैं पेलेग्रा, ठीक है। ये आपका विटामिन B कमजोर हो गया। विटामिन C, देखिए स आपका मैच होगा ना, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी हो गया ना। अच्छा, विटामिन C का नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। ये आपको इस साल मॉडल पेपर में पूछा गया है कि विटामिन C का नाम क्या है, तो आप बोलोगे एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और यह होता है आपके मसूड़ों में जो है वो खून आने लग जाता है और त्वचा पर चकत्ते पड़ने लग जाता है। जब भी आपके त्वचा पर निशान पड़ने लग जाए ना, तो आप समझ जाइए कि आपके बॉडी में जो है वो विटामिन C की कमी हो गई है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, C से स्कर्वी, D से रिकेट्स। क्या हो जाएगा, D से रिकेट्स। रिकेट्स हड्डियों से जुड़ा होता है। विटामिन D, आपको कहा जाता है कि यदि आपकी हड्डियां दुखती है ना, तो सर्दियों के दिनों में जो धूप होती है उस धूप में बैठे, तो इसलिए जो है ना विटामिन D से हमें जो धूप है ना उससे हमें विटामिन D मिलती है, ठीक है। विटामिन D का नाम क्या है, आपको जो है क्या है, आपका है कैल्सीफेरोल, ठीक है। क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है, आपको बोलोगे कि विटामिन D का नाम कैल्सीफेरोल है, जिससे जो है ना जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और इससे जो है ना लक्षण क्या है कि पैरों की हड्डियां एक तो कमजोर हो जाती है और साथ ही साथ घुटने जो है ना वो पास आ जाते हैं, ठीक है। तो यह जो है ना आप कर लोगे। आपको जो है ना ये अच्छे से याद करनी, मैं आपको जो है ना आधे घंटे के अंदर जो है ना बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट आप बोल लो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ने आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्रमुख खनिज तत्व एवं उनके स्रोत और उनके कार्य क्या, उनकी हम बात करते हैं। हमारे शरीर में बहुत से खनिज तत्व पाए जाते हैं, तो उनके स्रोत क्या है, उनके जो है ना आपके बोल सकते हैं कि उनके कार्य क्या है, उन सभी की हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहला तत्व है सोडियम, ठीक है। सोडियम का जो है ना प्रमुख स्रोत क्या है, सामान्य नमक। मतलब हम इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो हम सामान्य नमक खाते हैं ना उसमें सोडियम पाया जाता है। इसका काम जो है ना वो क्या है कि मांसपेशियों का संकुचन करना और तंत्रिका आवेग का संचालन करना। मांसपेशी जो हम संकुचन है ना, मतलब मांसपेशी फैलती सिकुड़ती है, वो इस सोडियम की वजह से फैलती है। और तंत्रिका आवेग का संचालन करना यह भी जो है वो आपका जो है ना सोडियम से होता है। पोटेशियम जो है वो सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और इसका भी काम जो है ना वो सोडियम के जैसा ही है। जो काम सोडियम करता है ना, मांसपेशियों का संकुचन और तंत्रिका आवेग का संचालन, यह पोटेशियम भी करता है, लेकिन साथ साथ पोटेशियम एक्स्ट्रा काम भी करता है, जो कि क्या है, कोशिकीय जो कितनी भी क्रिया होती है ना, उन कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करता है, ठीक है। समझ गए।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैल्शियम। देखिए कैल्शियम से आपको साफ दिखता है, कैल्शियम से क्या होगा, हड्डियों से रिलेटेड होता है। जब भी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कैल्शियम खाना चाहिए। कैल्शियम किस में माना जाता है, लगभग वाइट जितनी भी चीजें होती है लगभग हाँ, जैसे कि अंडे हो गया, दूध हो गया, ठीक है ना, आपका दही हो गया, उन सब में जो है ना वो पाया जाता है कैल्शियम, और साथ ही साथ हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। देखिए जैसे कि विटामिन डी के साथ जो है ना हड्डियां दांतों को मजबूत प्रदान करता है, तो कैल्शियम तो जो है आप लिख लोगे। आप ये भी लिख लोगे ना कि हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, तो भी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं हम फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो है ना कहाँ पे पाया जाता है, दूध, हरी सब्जियां, साथ ही साथ जो है ना वो आपके बाजरे में भी पाया जाता है फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस का काम क्या है कि यह जो है ना वो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हड्डी और दांतों को। मतलब आपका फॉस्फोरस और कैल्शियम का दोनों के एक जैसे काम है। कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर काम करता है हड्डियों को मजबूत करने का, और जो फॉस्फोरस है वो कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। दोनों के दोस्त अलग अलग है। लोह तत्व की हम बात करते हैं, लोह तत्व मतलब आयरन, ठीक है ना। लोह तत्व स्पेशली जो है ना जब भी आपको बोला जाए कि आपको थकान महसूस होती है, आपको जो है ना काम करने में मन नहीं लगता, आपको जो है ना बार बार जब बैठ के उठते हो तो आपको चक्कर आती है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप में खून की कमी, आपको बोला जाता है कि तेरे अंदर खून की कमी है। वो खून की कमी एक्चुअल में क्या होता है, खून में जो आपका लोह तत्व पाया जाता है ना, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन की कमी। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि लोह तत्व जो है सबसे पहले तो कहाँ पे पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, वक्र में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है और मांस में पाया जाता है। साथ ही साथ गाजर व गुड़ में भी लोह तत्व पाया जाता है। अच्छा, लोह तत्व जो है ना इसकी कमी से क्या प्रमुख काम क्या है, हृदय में हीमोग्लोबिन के निर्माण में। जब हृदय में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना हो तो वो काम कौन करता है, लोहा करता है, ठीक है। लोहा एक तत्व होता है, वो काम करता है, ठीक है। और यदि इसकी कमी हो जाए तो हृदय में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमें थकान महसूस होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जो है ना आप समझ सकते हो ना, आपने टाटा नमक पे लिखा होगा आयोडीन युक्त नमक, तो वो क्या होता है, नमकों में जो है वो आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की कमी से जो है ना ये थायराइड के जो आपके थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ पे गले के आसपास, उसके जो है ना निर्माण में ये सहायक होता है, ठीक है। तो यही बोला गया। देखिए थायराइड कहाँ पे पाया जाता है, नमक में पाया जाता है, समुद्री भोजन में पाया जाता है और हरे पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है। आयोडीन कहाँ का पाया जाता है, समझ गए। अच्छा, इसका निर्माण क्या, देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में, जो हमारे गले के पास एक थायराइड ग्रंथि होती है ना, वो ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। और उस थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसके स्रावण में कौन मदद करता है, आयोडीन मदद करता है। और यदि आयोडीन की कमी हो जाए ना तो हमें घेंगा रोग हो जाता है, जो यहाँ पर गांठ की गांठ होती है ना, वो रोग हो जाता है। और ये इस साल जो है ना आपको मॉडल पेपर में पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, उसको जो नाम अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब जो है ना हम लगभग 10 से 11 इन पॉइंटों में इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हर एक पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको जो है ना हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है और उसको अच्छे से याद करना, क्योंकि यह चैप्टर पूरे में आधे घंटे में जो है ना इस पूरे चैप्टर का निचोड़ जो है ना आपको देगा, जो मोस्ट है वो आपको देगा, वो बस वही आपको पढ़ना है। उसके अलावा एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आपके 5 नंबर इसके आ जाएंगे, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्या है कि प्रोटीन की कमी से जो है ना कौन सा रोग होता है, क्वाशियोकोर। कौन सा रोग होता है, क्वाशियोकोर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे का पेट फूल जाता है, उसको भूख नहीं लगती और बच्चे का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप लिख लो किसी पेपर पर और जो है ना इसको बार बार पढ़ते हो। दूसरा क्या है कि जब भोजन में प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है ना, तो क्या होता है कि उसका शरीर दुबला हो जाता है, उसकी आंखें जो है ना अंदर धंस जाती है, और इसे जो नाम क्या बोलते हैं, मेरस्मस रोग कहते हैं। देखिए आपको जो यदि आप पूरी बुक 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो भी आपको ये पॉइंट नहीं मिलेंगे कि मेरस्मस रोग किसे कहते हैं, कि चलो आपको ये तो मिल जाएगा कि क्वाशियोकोर रोग किसे कहते हैं, लेकिन ये पॉइंट भी आपको ढूंढना है कि मेरस्मस रोग जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि जो हमारा खून होता है, जो हृदय होता है, उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को बनाने में कौन सहायक होता है, लोह तत्व, ठीक है। और यदि इस लोह तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो जो है ना हमारे हृदय में, हमारे खून में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, जिससे जो है ना इसकी कमी से जो है ना क्या हो जाता है, रक्तहीनता हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एनीमिया हो जाता है, ठीक है। जिससे चेहरा क्या बढ़ जाता है, पीला पड़ जाता है। तो आपको बोल जाए कि हृदय में लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, आप बोलोगे रक्तहीनता या एनीमिया जो है रोग होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आयोडीन मैंने भी आपको बताया था कि आयोडीन क्या करता है कि थायराइड जो ग्रंथि है ना, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण में जो है वो हेल्प करता है, मदद करता है। तो थायराइड की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया जो मंद पड़ जाएगी, थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा नहीं, जिससे जो है क्या हो जाता है, गलगंड या फिर घेंगा जो है रोग हो जाता है। ये जो है आपको याद रखना है, इस साल मॉडल पेपर में आ रखा है। आगे बढ़ते हैं। और सभी बाल सूचकांक BMI। देखिए BMI जो है ना
इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका वेट है, मान लो कि आप 50-60 किलो के 55 किलो के, ठीक हो। अब 55 किलो के आपका वजन है और आपकी जो है ना हाइट मान लो आपका 5 फुट 5 इंच है, ठीक है। तो आपको जो है इस हाइट को सेंटीमीटर में चेंज करोगे, फिर उसके बाद इन दोनों का जब आप अनुपात निकालते हो ना तो आपका BMI निकलता है, ठीक है। और BMI जो है ना क्या होता है कि यदि आप 18.5 से ऊपर होना, ठीक है, 18.5 से 25 के बीच, तब तो आप क्या नॉर्मल बिल्कुल हेल्दी हो। और यदि 18.5 से नीचे होना तब आप क्या हो, दुबले पतले हो, ठीक है। और यदि आप 25 से 30 के बीच में होना तो आपको ये संकेत देगा है कि आप जो है ना वो मोटे होने वाले हो। और यदि ये 30 के ऊपर चला गया ना तो आपको समझ लीजिए कि आप मोटे हो गए हो, ठीक है। आप जो है गूगल पर जाके चेक कर सकते हो कि BMI जो है वो किस तरीके से निकालते हैं, आपको गूगल बता देगा। तो ये बोला जाए कि सभी भाव सूचकांक जिसे हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, मानव भार एवं लंबाई का अनुपात होता है। साथ ही साथ देखिए इसका जब इसका मान 25, देखिए 25 मतलब आपको बोला है ना 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच हो तो मोटापा पूर्व स्थिति मतलब मोटापा होने की स्थिति है। और यदि 25 से अधिक हो तो जो है मोटापा हो जाता है। भाई यही जो है मैंने आपको समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं। और मोटापे का कारण भाई क्या है, किस वजह से मोटापा हमें होता है। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि हम खाते ज़्यादा और काम कम करते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहला कारण यही बोल रखा है कि ऊर्जा के सेवन, इसके विज्ञान की भाषा में हम कहें तो ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच में असंतुलन। खा तो ज़्यादा है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे, उसका जो नाम अच्छे से काम नहीं कर रहे, इसलिए जो असंतुलन हो गया है। अधिक चर्बी युक्त भोजन खाते, ज़्यादा फैटी खाते, तेल वाला ज़्यादा हम खाना खाते हैं, जिससे भी जो है ना मोटापा बढ़ते हैं। और जंक फूड व कृत्रिम भोजन भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो पैकेट फूड होता है ना उसको भी हम ज़्यादा खाए और जंक फूड भी जो है उसको ज़्यादा खाएगा, ठीक है। इसकी वजह से मोटापा होते हैं। इसके बाद देखिए रक्त वाहिनी में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दाब को जो ना रक्तचाप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रक्तचाप किसे कहते हैं। रक्त वाहिनियों में रक्त द्वारा, ठीक है ना, कि देखिए क्या बोलेगा, रक्त वाहिनी में बहते रक्त द्वारा इन धमनियों पर जो है ना वाहिका बोलो धमनी बोलो उनके द्वारा उन पर डाला गया जो दाब होता है उसे हम रक्तचाप कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपका यह दिल है, ठीक है, आपका यह हृदय है, इस तरीके का कुछ है, ठीक है। अब इस हृदय से मान लो यहाँ पर जो है एक क्या जुड़ी हुई है, धमनी जुड़ी हुई है। मान लो कि महाधमनी जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये आपका जो हार्ट है ना, जो दिल है ना, वो क्या करता है, पंप होता है। कैसे पंप होता है, एक बार फूलता है एक बार सिकुड़ता है, फूलता है सिकुड़ता है, ऐसे होता है। तो जब ये फूलता है ना तो जैसे ही फूलेगा तो क्या करेगा, बाहर दाब लगाएगा, ठीक है। तो वो दाब जो है ना वही दाब हम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर। आपको इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएगा, ब्लड प्रेशर, जो आपका खून है उसका दाब। इसी तरीके से जो सिकुड़ेगा ना तभी तो कुछ दाब लगाएगा। तो सिकुड़ना, जब ये हृदय जो है हमारा सिकुड़ता है तब भी दाब लगाता है, और जब आपका फूलता है तब भी दाब लगाता है, ठीक है। इसलिए जो है ना हम किसी व्यक्ति के रक्तचाप को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में मापते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। अच्छा, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है। देखिए हमारा ये हृदय है, जब ये फैलेगा तब भी जो हमारी जो धमनी होगी उन धमनी पर दाब लगाएगी, ठीक है। तो जब ये फैलने पर दाब लगाता है ना उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक दाब, ठीक है। और जब ये सिकुड़ेगा ना तो जो सिकुड़ने पर जो है ना धमनी पर जो दाब लगेगा ना उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक दाब, ठीक है। अब देखिए जब ये फैलेगा तब ज़्यादा दाब लगाएगा और सिकुड़ेगा तब थोड़ा कम लगाएगा। ये आपको फीलिंग भी आ गई होगी, ठीक है। तो जब ये फैलेगा तब ये ज़्यादा दाब लगाएगा, इसलिए जो है ना सिस्टोलिक दाब का मान जो है ना सामान्य व्यक्ति में कितना होता है, 90 से 120 मिलीमीटर के बीच होता है, जो कि पारे द्वारा मापा जाता है। और डायस्टोलिक के जो रक्तचाप होता है उसका माप जो है ना उस पारे के 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। ये आप समझ लीजिए। यदि आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओ ना तो आप समझ लेना कि सिस्टोलिक मतलब जब दाब लगे, जब फूलता है तब, और जब फूलेगा तब तो ज़्यादा दाब लगाएगा, इसलिए जो ज़्यादा वाला मान किसका होगा, सिस्टोलिक का हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हम सामान्य रक्तचाप बोले ना कि नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना होता है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है, जो कि इस साल आपके मॉडल पेपर में आ रखा है। तो आप बोलोगे कि सामान्य रक्तचाप जो है ना 120 से 80 मिलीमीटर Hg के बीच होता है। Hg का मतलब होता है पारा। देखिए ब्लड प्रेशर जो है ना हम एक मशीन द्वारा नापते हैं, उस मशीन में पारा लगा हुआ होता है, इसलिए हम Hg का लगाते हैं। और इसलिए जो है ना यहाँ पे बोलेगा कि पारा के इसके बीच में, ठीक है ना। और रक्तचाप को हम किससे मापते हैं, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम रक्तचाप मापी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर। आपको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 10 बार 15 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। स्पाइगमोमैनोमीटर 10 से 15 बार लिखना भी है और बोलना भी है, ठीक है। याद हो गया अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम जब गुटखा खाते हैं ना तो गुटखा खाने से जो हमारा जबड़ा होता है ना, इस जबड़े की मांसपेशी जो है ना कठोर हो जाती है, जिससे जो है ना जबड़ा फैलता नहीं है। जब हमें जबड़ा खोलना होता है कुछ खाने खिलाने के लिए, तब जो है ना जबड़ा खुलता नहीं हो, इस कंडीशन को जो है ना, इस रोग को हम क्या बोलते हैं, सब म्यूकस
फाइब्रोसिस रोग कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। समझ में आ गया? इसको जो देखिए याद कर रहे हैं, सब फैक्ट है, इसमें कोई आपको समझा नहीं सकता है, बस आप जो है फील इसको करे हुए हो। आगे बढ़ते हम बोलते थे कि तंबाकू की जो पत्तियां है ना, तंबाकू पादप जो होता है ना, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वो पत्तियों, वो कौन से पौधों से प्राप्त किया जाता है? वो निकोटिएना टोबैकम, टोबैकम, किसके? निकोटिएना टोबैकम, आधा क इसके बाद म है। निकोटिएना टोबैकम पादप से प्राप्त किया जाता है और इस पादप का कुल क्या है? सोलेनेमी, ठीक है। सोलेनेमी की पत्तियां, सोलेनेमी मतलब आपको पूल, देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आपको बोल लिया जाए कि तंबाकू पादप की पत्तियां जो है वो कौन से कुल से प्राप्त की जाती है, तो आप बोलोगे सोलेनेमी की पत्तियों से, ठीक है। और यदि आपको बोल दिया गया कि आपका जो तंबाकू पादप है, वो तंबाकू जो पादप है वो कौन से, तंबाकू की जो पत्ती है वो कौन से पादप से प्राप्त की जाती है, तो आप बोलोगे निकोटिएना सेबेकम, क्योंकि निकोटिएना सेबेकम एक पौधा है और इसका कुल है ना, इसका जो जनक है, उसका जो एकदम बड़ा वाला आदमी है वो कौन सा है? आपका सोलेनेमी की पत्तियां, मतलब सोलेनेमी कुल है, ठीक है। पत्तियां भूल जाओ, सोलेनेमी कुल सोलेनेमी है और पादप है निकोटिएना टोबैकम। इसके बाद देखिए अफीम का पादप जो नाम किससे प्राप्त करते हैं? पेपेवर्स सोमेनिफेरम से। किसके? पेपेवर्स सोमेनिफेरम, इससे जो है ना हम अफीम का पादप प्राप्त करते हैं। इसको क्या किया जाता है? इसके जो कच्चे दूध होता है ना, इसे कच्चे फल से जो दूध प्राप्त होता है ना, इसे कच्चे फल से प्राप्त दूध को हम सुखाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? अफीम मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मीठा जैव जो है ना वो किसको बोला जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल से आपको जो है ना फटाफट मिल जाएगा। वेरी मोस्ट क्यों? क्योंकि मीठा जैव जो है ना हम एथिलीन ग्लाइकोल को कहते हैं, ठीक है। अब एथिलीन ग्लाइकोल जो है क्या करता है कि जो पानी होता है ना, देखिए आपने सुन रहा होगा कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है? जम जाता है। लेकिन यदि उस पानी में हम एथिलीन ग्लाइकोल मिला दी जाए ना, एथिलीन ग्लाइकोल, तो वह पानी जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं जमेगा। ये इससे एथिलीन ग्लाइकोल का क्या होता है? इससे प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। इसलिए जो है ना एथिलीन ग्लाइकोल को हम मीठा जहर कहते हैं, क्योंकि जो है ना कहा जाता है क्योंकि यह पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता। इसलिए जो है ना आपको याद रखना है कि मीठा जहर किसे बोलते हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट और है, इसको समझ के जो है ना हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और 30 मिनट के अंदर जो है ना आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और पूरी गारंटी देता हूँ कि इसमें से ही आपको आना है पूरे 5 नंबर, ठीक है। चलिए तो जनाब बस अब ये थोड़ा सा बाकी है, इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप इस साल का मॉडल पेपर या कोई भी जो है आप डेस्क पे हल कर सकते हो, इनसे बाहर कहीं भी आने को है नहीं, ठीक है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम पीने योग्य पानी, जो पीने योग्य जल होता है ना, उसके गुण क्या क्या? तो उसके गुण की हम बात करें तो उससे जल में जो आंखों से दिखने वाले कण जो होते हैं ना, आंखों से दिखने वाले धूल कण जो होते हैं वो होने नहीं चाहिए, और चाहे उसमें वनस्पति भी नहीं हो जो आंखों से दिखती है, मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो उसमें, मतलब स्वच्छ होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और साथ ही साथ जल का पीएच है ना वो संतुलित होना चाहिए, मतलब उसका साथ जो पीएच होता है उसको बैलेंस रखना चाहिए तथा पर्याप्त मात्रा में उससे जल में ऑक्सीजन घुली हो। यह चाहे पीने योग्य जल के गुण है। यदि आपको इस साल 2 नंबर में पूछ सकता है तो आप इसको जो है याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि हमें कम से कम दिन में जो है ना वो कितने गिलास पानी पीना चाहिए? कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। अब याद करो कि आप 8 गिलास पानी पीते हो या नहीं। स्वच्छ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और दूषित जल पीने से हमें हैजा, पैचिस जैसे कई जो है ना बीमारियां आसानी से हो जाती है, इसलिए हमें दूषित जल पीने से बचना चाहिए। और जब हम दूषित जल पीते हैं ना तो दूषित जल से वायरल संक्रमण भी हो जाता है और उससे वायरल संक्रमण के कारण जो है ना हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो जाती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि आप जो है ना साफ और स्वच्छ जल पिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान में क्या हुआ कि एक समय में एक ऐसी बीमारी खतरनाक हो गई जो ना रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका नाम क्या था? बाला, या फिर हम उसे नारू कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना यह बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, गंभीर बीमारी थी, कई लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो इसमें हुआ क्या कि ये बाला और नारू जो है ना एक तरीके की अशुद्ध जल पीने से ये हो गया था। और जो है ना इसका रोगजनक क्या है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है। इसका रोगजनक मतलब यह किसके द्वारा उत्पन्न हुआ था रोग? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस।
किसके द्वारा ये उत्पन्न हुआ था और ये राजस्थान में एक समय में गंभीर समस्या थी। ठीक है, तो ये भी जो आप याद कर लीजिए, आपको हो सकता है कि 1 नंबर में पूछा जा सके। कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। ठीक है, एक लास्ट बच के है कि हम जब जो कोल्ड ड्रिंक्स पीती है ठंडी ठंडी गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उससे हमें कितना नुकसान होता है मैं ये आपको बताता हूँ कि उसमें जो है ना लगभग जो है ना कितना 0.4 ppS सीसा डाल जाता है। कितना 0.4 ppS सीसा। अब इससे जो है ना क्या होता है, हमारे मस्तिष्क स्नायु जो पीछे हमारी स्नायु होती है ना, उस स्नायु मस्तिष्क लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। उस कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पीने समय इतना नुकसान होते हैं तो हम उस कोल्ड ड्रिंक को क्यों पिए। ठीक है, इसलिए जो हमें उस कोल्ड ड्रिंक को पीने से भी बचना चाहिए। बात को समझ गए हो। देखिए मैंने इसको फटाफट चैप्टर को निपटाना था तो क्या है, थोड़ा जो है ना मतलब ज़्यादा बोर्ड पर जो है ना थोड़ा ज़्यादा लिखा था। तो यदि आपको बोर्ड पर देखने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या फिर हो गई हो ना, तो आपको मैंने नोट्स दे रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स को देख लीजिए, इसके बाद भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो जनाब कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा है तो ही लाइक करना, नहीं तो जो ना लाइक करने की जरूरत है नहीं। यदि आपको लगता है कि 20 से 25 मिनट में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपको इसका प्रूफ चाहिए ना, तो आप कोई भी डैश वर्क इस साल के लिए ले आओ और उस डैश वर्क में इस चैप्टर के क्वेश्चन देख लो। यदि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो रहा है ना, तो जना आप हमें आकर बोल सकते हो। ठीक है, बहुत ही मेहनत करके बनाया है तो 1 लाइक तो आपका बनता ही है। तब तक के लिए आपको पढ़ने रहना है, आगे बढ़ते रहना है और साथ साथ एक काम करना है जो कि क्या है, एग्जाम में फोड़ने की तैयारी करते रहना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।